हाय एवरीवन, मैं विनय पाटीदार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत सरकार या संघ सरकार, जिसमें हमने कार्यपालिका को अब तक पढ़ा है। कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को अब तक हमने पढ़ा था। अब इसी संघ सरकार या भारत सरकार का दूसरा अंग अगर कहे, दूसरा पार्ट हम कहे तो वो है उसकी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को हम पढ़ने जा रहे हैं और केंद्रीय व्यवस्थापिका से तात्पर्य है हमारी संसद, यानी व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम कहते हैं संसद। संसद के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संसद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो कहता है हमारी जो संसद है वो 3 अंगों से और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इस अनुच्छेद के तहत हमारी जो संसद है राष्ट्रपति तथा उसके 2 सदन, उसी के साथ 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। यानी भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों के मिलने से बनती है। अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अब संसद के अगर अंग कहे जाए तो अंग कितने हो गए? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर संसद के सदन कहे जाए, सदन अगर पूछा जाता है तो 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन हो गए, 3 अंग हो गए। अब एक और प्रश्न आता है हमारे सामने कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? संसद का सदस्य होना यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना। तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति को संसद का अंग जरूर माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है अनुच्छेद 79 के तहत। अब संसद का काम क्या होगा? हमारी संसद हमारे लिए क्या काम करती है, देश के लिए क्या काम करती है? तो हमें पता होना चाहिए संसद क्या काम करती है। कानून का निर्माण करना। भारत देश के लिए जो कानून निर्माता है, कानून को बनाने वाली जो संस्था कह सकते हैं हम, वो है हमारी व्यवस्थापिका, जिसे हम कहते हैं संसद। अब भारतीय जनता की जो हितों के लिए जो कानून बनाती है, उनकी उम्मीदों का जो कानून बनता है, वो सारे कानून इसी संसद द्वारा बनाए जाते हैं। ये संसद द्वारा ये कानून निर्माण प्रक्रिया कैसे चलती है? जैसे इसके 3 अंग माने गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून का निर्माण तभी होगा जब इस संसद के तीनों अंगों की सहमति होनी चाहिए। अगर तीनों अंग सहमत हैं किसी कानून पे, किसी विधेयक पे, तभी वह विधेयक कानून बन पाता है, अन्यथा वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता है। जैसे कोई भी कानून बनने से पूर्व वो कहलाता है विधेयक, या जिसे हम कहते हैं बिल। अब कोई भी विधेयक सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में रखा जाएगा। जब एक सदन उसे पारित करता है तो वह दूसरे सदन के पास जाता है। दूसरा सदन भी जब उसे पारित कर देता है, तब वह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर युक्त अपनी सहमति देता है, तभी वह देश में कानून बन पाता है। यानी कोई भी विधेयक इस प्रक्रिया से होकर गुजर के कानून का रूप धारण करता है। यानी कोई भी विधेयक कानून में परिवर्तित होने के लिए संसद के तीनों अंगों की सहमति बहुत ही आवश्यक मानी गई है। और 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जहां पर राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति दे देता है, तो उसके बाद उसे दोनों सदनों से पास कराना होगा, या दोनों सदनों से पास किया हुआ विधेयक अंतिम रूप से जाता है कई बार राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति वहां पर अपनी सहमति देता है हस्ताक्षर युक्त, तब वह विधेयक परिवर्तित हो जाएगा किसमें? कानून में। तो हमारी जो कानून निर्माता है, कानून बनाने वाली जो
हमारी संस्था कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। कितने अंग माने गए हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय व्यवस्थापिका या संसद के कितने अंग होते हैं, कितने सदन होते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं, सदन कौन कौन से होते हैं। तो अनुच्छेद 79 के तहत 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर बनेगी हमारी संसद, जो हमारे लिए किसका निर्माण करेगी, कानून का निर्माण। और कानून कब बन पाता है, जब इन तीनों अंगों की सहमति आवश्यक है, तीनों अंगों की सहमति हो तभी वो विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। ये सारा उल्लेख अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में किया हुआ है। अब जो हमारी संसद है, हमारी संसद दिल्ली में बनी हुई है। इसका निर्माण 1921 से 1927 के दौरान हुआ था और इस संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड विलियम इरविक द्वारा इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। यह वही भवन है जहां पर अंग्रेजों, इस भवन में एक केंद्रीय कक्ष बना हुआ है, सेंटर हॉल बना हुआ है। इस सेंटर हॉल में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, यानी भारत को जो सत्ता सौंपी गई थी इसी केंद्रीय कक्ष सेंटर हॉल में सौंपी गई थी। इसी के साथ जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों सदनों का जो जॉइंट सेशन चलता है, संयुक्त अधिवेशन चलता है, वो इसी भवन के केंद्रीय हॉल में चलता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन इसी संसद भवन की केंद्रीय हॉल में, सेंटर हॉल में इसका आयोजन, बैठक की जाती है। यह है हमारी संसद। संसद के 2 सदन, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में मैं अगर बात करूं तो अपने आप में ये दोनों अलग सदन हैं। दोनों सदनों की अलग अलग कार्रवाई चलती है, उनके सत्र चलते हैं, सत्रों में बैठकें चलती हैं। इनके सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति, सत्र अवसान करता है राष्ट्रपति। अब इनके नामों की अगर मैं बात करूं, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से उच्च सदन किसे माना गया है, निम्न सदन किसे कहा जाता है, प्रथम सदन किसे कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा और राज्यसभा के नामों की, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के नामों के बारे में, तो लोकसभा को माना गया है प्रथम सदन, राज्यसभा को कहा गया है द्वितीय सदन। लोकसभा के जो नाम है उसी के अपोजिट नाम होंगे राज्यसभा के। लोकसभा को कहा गया है निम्न सदन, तो राज्यसभा क्या हो जाएगा, उच्च सदन। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन कहा जाता है। इसी प्रकार के ये कुछ नाम हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इन अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे प्रथम सदन किसे कहा गया है, लोकसभा को। द्वितीय सदन किसे कहा गया है, राज्यसभा को। इसी के साथ लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है। क्यों कहा जाता है अस्थायी सदन? क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो संविधान में निर्धारित किया हुआ है। लोकसभा जो गठित होती है वो कितने वर्षों के लिए गठित की जाती है, 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा के आम चुनाव होते हैं। जबकि राज्यसभा के बारे में कहूं तो ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सदन निरंतर चलने वाला सदन है जो कभी भी भंग या समाप्त नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्ष, लेकिन इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य नए निर्वाचित कर लिए जाते हैं।
तो एक चैन के रूप में यह सदन निरंतर चलता रहता है, इसीलिए यह सदन कभी भंग या समाप्त नहीं होता है। इसीलिए इस सदन को क्या कहते हैं, हम स्थायी सदन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से थोड़ा हम राज्यसभा जब टॉपिक आएगा हमारा तब बात करेंगे। तो लोकसभा जिसका कार्यकाल निर्धारित 5 वर्ष तथा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग या समाप्त कर सकता है। तो समय से पूर्व भी समाप्त हो सकती है लोकसभा, या फिर 5 वर्ष बाद ये समाप्त होनी ही है। इसीलिए इसको अस्थायी सदन माना गया है। जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग या समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं है, ये शक्ति किसी के पास नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है ये सदन। इसीलिए जो राज्यसभा हमारा सदन है ये निरंतर चलने वाला सदन है, इसलिए स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की जो आम जनता है वो सांसदों को चुनती है, और वो सारे एमपी या सांसद जाके कहां बैठते हैं, हमारी लोकसभा में। इसलिए आम जनता के जो उम्मीदों का सदन माना गया है, भावनाओं का सदन माना गया है, वो सदन कहा गया है लोकसभा को। क्योंकि यहां पर जो प्रतिनिधित्व करने आते हैं लोकसभा में, वो किनके द्वारा चुने गए हैं? भारत की आम जनता द्वारा चुने गए हैं, आम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। इसीलिए इसे लोकप्रिय या जनता का सदन भी माना गया है लोकसभा को। अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा को वरिष्ठता का सदन कहा जाता है, वरिष्ठ सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो प्रतिनिधित्व करने आते हैं वो राज्यों द्वारा चुने गए लोग होते हैं। राज्यों के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। तो ये था हमारा लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। आगे की क्लास में हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। पहले हम लोकसभा को पढ़ेंगे, फिर हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन कैसे होते हैं, कौन सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी योग्यता क्या होती है, कितने वर्षों के लिए ये निर्वाचित किए जाते हैं, इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदन क्या होते हैं, मनोनीत सदन। खैर लोकसभा में मनोनीत सदन का जो प्रावधान था संशोधन 104 के तहत हटा दिया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनके जो अध्यक्ष होते हैं दोनों सदनों के, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ पर राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा। संसद के बारे में अब आज हमने चर्चा की है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अधिक से अधिक इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें। आपके जो सुझाव हो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आगे की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लोकसभा। धन्यवाद। जय हिंद।